प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे वीडियो से भली-भांति परिचित हैं, आप प्राचीन भारत के इतिहास को वीडियो में मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं और उससे भरपूर लाभ भी ले रहे हैं। और मुझे आशा है कई हजारों बच्चे मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और ये संख्या हजारों में लाखों में जाए। और मेरी ये शुभकामना है कि लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान के इस वीडियो का लाभ लें। क्योंकि मैं वीडियो में जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी कॉन्सेप्ट को मेंस के व्यू से पढ़ा रहा हूँ, जो आपके पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर है। किसी भी मेंस एग्जाम निकालने का मूल कारगर है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। मैं वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, मैं प्राचीन भारत के इतिहास को 3 खंड बताया था। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इन इंडिया। फर्स्ट कॉलम इज प्री हिस्ट्री, सेकेंड कॉलम इज प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड कॉलम इज हिस्टोरिकल हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री के तहत मैं प्री हिस्ट्री में स्टोन एज और कॉपर एज को विस्तार पूर्वक वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। और प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत, जिसकी सर्वमान्य डेट 2500 से 600 बीसी है भारत में, तो मैं प्रोटो हिस्ट्री के तहत इंडस वैली सिविलाइजेशन को काफी विस्तार पूर्वक कई वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज अंतिम वीडियो इसकी बन रही है, बच्चे का बहुत सारा प्रश्न आया कि सर आप वीडियो में इसका जो अंतिम पतन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप वीडियो नहीं दिए हैं। और बच्चे के दबाव के कारण बहुत सारे बच्चे की मांग थी, कई हजार बच्चे का, कि सर आप सिंधु घाटी सभ्यता को पतन से अच्छा से वीडियो में बताइए। तो मैं आज विश्व की इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता और एक अद्वितीय सभ्यता जो विश्व को अपना एक आदर्श प्रस्तुत कर रही है, और इतनी डेवलप सभ्यता है, विश्व की इतनी डेवलप सभ्यता, और उसका पतन कैसे हुआ उस पर मैं प्रकाश आज वीडियो में विस्तार पूर्वक डालने वाला हूं। और मुझे आशा है कि यह वीडियो भी आपके मेंस के व्यू से और किसी भी एग्जाम के व्यू से बहुत ही कारगर हो रहा है, खासकर पीसीएस, यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम को लेकर। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, प्रोटो हिस्ट्री इन इंडिया चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और चैप्टर है डिक्लिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी डिक्लिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जो विश्व की इतनी बड़ी सभ्यता है और इतना डेवलप सभ्यता है, इसका उद्भव भी रहस्यमय है और इस इतनी बड़ी सभ्यता का पतन भी रहस्यमय बना हुआ है इतिहासकार के बीच। बहुत सारे इतिहासकार एक मत पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि इतनी बड़ी डेवलप सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो इसका रहस्य, इसका उद्भव भी बहुत रहस्यपूर्ण है और इसके पतन भी काफी रहस्यपूर्ण विषय बने हुए हैं इतिहास में, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी डेवलप सभ्यता है, इसके महानगर इतने डेवलप हैं, वो पतन कैसे हो गया। तो उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है काफी रहस्यमय है और उसका उद्भव भी काफी रहस्यमय है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, 2000 बीसी के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक जुड़वा महानगर है, जिसे इतिहासकार पिगट ने जुड़वा महानगर भी कहा है। तो 2000 आसपास, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आबादी ज्यादा थी, इसलिए 2000 बीसी के आसपास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पतन होना शुरू हो गया। लेकिन 1750 बीसी आते आते हड़प्पा के 95% जो है हर जगह महानगर और नगर के पतन हो गए। अब बात होती है कि इतनी बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो यह मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि यह जो पतन है वो काफी दीर्घकालीन कई बिंदुओं का परिणाम है। और इसमें सबसे पहला मैं मानता हूं
कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रकृति के पुजारी थे और वो प्रकृति के बहुत बड़े उपासक थे और प्रकृति के बिना सृष्टि नहीं है, मानव नहीं है। तो वो हमेशा जो है पशु की पूजा कर रहे हैं, अग्नि की पूजा कर रहे हैं, वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, जल की पूजा कर रहे हैं, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, नाग की पूजा कर रहे हैं। तो वो प्रकृति के उपासक थे, लेकिन एक बगल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था, तो वह निश्चित तौर पर प्रकृति का दोहन किए, प्रकृति के संसाधन का दोहन किए, जो उसके पतन का कारण हुआ होगा। तो निश्चित तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पीछे प्राकृतिक संसाधन जो है उसका दोहन है पहला बिंदु, और उसमें कई बिंदु हैं। और दूसरा बिंदु इतिहासकार बता रहे हैं कि आर्य जो है भारत में आक्रमण किए और मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में नर कंकाल दिखने को मिला। अब बात होती है कि यह जो प्राकृतिक प्रकोप है जिसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा, तो राजस्थान और उसके आसपास का क्षेत्र जो सिंध प्रदेश है वहां पर्याप्त मात्रा में काफी वर्षा होती थी, लेकिन राजस्थान के लोग बड़ी संख्या में जंगल को काटे और जंगल को काटने के बाद वो अपने भवन को बनाने में लकड़ी का बितहासा प्रयोग किए, जिसके कारण नदियां सूखने लगी, बाढ़ का जो है बारिश की पानी कम होने लगी। राजस्थान के जो मैदानी क्षेत्र थे, घास थे, वो पशुओं के द्वारा घास को खाया गया, जिसके कारण भूमि का क्षरण होने लगा, भूमि में दरार पड़ने लगी, भूमि क्षरण होने लगी और बारिश कम हो गई, नदियां सूखने लगी। और यही कारण है कि राजस्थान के आसपास का क्षेत्र का पतन हो गया होगा। तो राजस्थान में कालीबंगा है, आप देख ही रहे हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में, तो राजस्थान का पतन हुआ होगा। लेकिन इतिहासकार मार्शल कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो, लोथल और चंदोद्रो में प्रत्येक साल बाढ़ आते थे और उस बाढ़ के कारण इस मोहनजोदड़ो, चंदोद्रो और लोथल का विनाश हुआ होगा, ऐसा इतिहासकार मार्शल कह रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूं कि मोहनजोदड़ो का विनाश बाढ़ से हुआ होगा, चंदोद्रो का विनाश बाढ़ से हुआ होगा, लोथल बाकी तो अभी जीवित थे ही, लेकिन इसको भी मैं एक मत नहीं मान सकता हूं कि सिंधु सभ्यता का पतन पूर्ण रूप से बाढ़ से हुआ होगा। अब बात होती है कि सिंधु सभ्यता में कई महामारी आए, भूकंप आए। मोहनजोदड़ो में महामारी के संकेत हैं, कालीबंगा में भूकंप आने के संकेत हैं। जब प्रकृति असंतुलन हो जाती है तो इसी ढंग की भूकंप और महामारी का जन्म होता है। जैसा कि आप कोरोना काल में भी देखिए, प्रकृति का हम लोग दोहन कर रहे हैं और हम लोग अभी विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। जस्ट लाइक वैसा ही हुआ, प्रकृति की दोहन होगी, उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ेगा। और यही कारण है कि सिंधु सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में महामारी के संकेत हैं, कालीबंगा में भूकंप आने के भी संकेत हैं। फ्रेंड्स, अब बात होती है, इतिहासकार मार्टिन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर ये कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में आर्यों का आक्रमण हुआ और बड़ी संख्या में नर कंकाल मिले। ठीक है, बड़ी संख्या में मिले, ये बात सत्य है, लेकिन खाली मोहनजोदड़ो में आर्यों के आक्रमण के कारण पूरी सिंधु सभ्यता का पतन हुआ होगा, ऐसा संभव नहीं लगता है। ठीक है, एक कारण यह भी है आर्यों का आक्रमण। अब बात होती है कि सिंधु सभ्यता में कई विवर्तनीय क्रिया हुई, पृथ्वी के अंदर भूगर्भीय हलचल होती है और उस भूगर्भीय हलचल में अरब सागर का जो गाद है वो काफी जमा हो गया और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां थी वो उसकी मार्ग अवरुद्ध हो गई, जिसके कारण वो गाद इतनी जमा हो गई जो आसपास के जो क्षेत्र थे वहां से लोग पलायन कर गए। और सिंधु सभ्यता में जो इंटरनेशनल व्यापार है, इसकी मार्ग अवरुद्ध होने के कारण जो मेसोपोटामिया से व्यापार होता था वो मार्ग भी अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण व्यापार का बड़ी संख्या में ह्रास हुआ और लोगों का पलायन हुआ, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो मैं निश्चित तौर पर देख रहा हूं कि कई कारण बंद हैं और यह अंतिम बिंदु पर यह मैं निष्कर्ष पर भी पहुंच रहा हूं कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो एक दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा परिणाम है, कोई एक बिंदु नहीं है। और सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे कई कारण बन रहे हैं और सिंधु सभ्यता के पतन के बाद इसकी बहुत सारी जो आबादी भी बच गई थी, महामारी से बच गई थी, प्राकृतिक प्रकोप से बच गई थी,
वो गाँव की ओर अपना निवास कर गए फिर और गाँव में अपना कृषि का जीवन यापन करने लगे और ऐसा देखने को अमरी में भी मिल रहा है और चंदोद्रों में भी मिल रहा है। पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में बड़ी संख्या में कृषक वर्ग का फिर उदय हुआ और फिर वो गाँव में अपनी जीविका उपार्जन करने लगे फ्रेंड्स। इसको मैं विस्तार से बताया डिक्लिन को और इसका आप लाभ लीजिए क्योंकि सिंधु सभ्यता के पतन से यूपीएससी के भी कई क्वेश्चन आते हैं पतन में, काफ़ी पतन रोचक है। इसलिए मैं डिक्लिन को, पतन को आज बताया। सिंधु सभ्यता के पतन कई कारण से हुए, इसका आप लाभ लीजिए। मुझे आशा है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हिंदुस्तान के कोने-कोने तक पहुँचाइए क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का, बिना समझ की कोई पढ़ाई नहीं होती है और हर बच्चे को लाभ दिलवाइए। इसी के साथ अपनी वीडियो को और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।